हेलो क्लास। बेटा सेकंड चैप्टर चल रहा है, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके अंदर आपको ये तो पता है कि जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है आपको कि जब हमारा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है। अगर इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है और इसकी जो वेपर्स बनेगी वो क्या होंगी, अगर मेरी वेपर प्रेशर आपका P1 नॉट है, ठीक है। और दूसरे केस में अगर मेरे पास सॉल्यूशन बन गया है, मतलब इसके अंदर क्या है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, तो उस समय जो वेपर प्रेशर बनेगी सॉल्वेंट की वो क्या बनेगी, कम नंबर्स में बनेगी, है ना। वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। यहाँ पे मैं अगर वेपर प्रेशर बोलूँ आपका सॉल्यूशन का, दैट इज P1, तो आपको ये पता है कि P1 नॉट आपका क्या है, इज ग्रेटर देन P1 होता है। क्लियर है ये चीज? चलिए पढ़ते हैं इसको। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। जब हमने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मतलब जो आपका वेपोराइज नहीं होता इजीली, वो अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, आपका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन में जो कि आपकी वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने पे डिपेंड करती है, उससे कनेक्टेड है। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सेकंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ देखो सब वर्ड आपके सॉल्वेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सॉल्वेंट पे अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है घट रहा है, उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, उस चीजों की बात कर रही है। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन पे जाता है, दिख रहा है आपको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है कि हमने उसमें सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स आपके ऐड करे हैं, मतलब कितने अमाउंट में उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, और वो आपके रेस्पेक्टिव होता है टोटल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हम उस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, उस पे ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड करती है, उससे रिलेट करती है। क्लियर? अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। We have learned in section 2.4.3 that the vapor pressure of the solvent is in equation in solution is less than that of the pure solvent। वही मैंने अभी बताई है बात आपको कि जब हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, तो जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज P1 नॉट, वो आपका हमेशा ज्यादा होगा जब आपका क्या है, कोई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है यहाँ पे, दैट इज P1। क्लियर है ये चीज? तो vapor pressure of solvent in a solution is less than that of the pure solvent। ठीक है, Rault established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solid particle। अब जो इन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस आया है दैट इज, उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा P से। ठीक है, जो आपके बीच में डिफरेंस आया है उसको, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूट पार्टिकल्स की। मतलब पहले के टाइम पे जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था तो उस समय कोई पार्टिकल आपका नहीं था सॉल्यूट का, तो यहाँ पे आपका P1 नॉट आ रहा था उसका प्रेशर। जब मैं सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो उसमें आपने सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी डाली है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो P1 है प्रेशर है वो कितना आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा सॉल्यूट डाल दोगे तो आपका जो वेपर है वो कम बनेगी। अगर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो कि उड़ेगा नहीं, तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को उड़ने से क्या कर देगा, रोक देगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ज्यादा क्वांटिटी होगी तो आपकी जो वेपर प्रेशर है वो कम बनेगी। क्लियर है? चलिए, द इक्वेशन 2.20 गिवन इन सेक्शन 2.43 एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है आपका सॉल्यूशन का इज प्रोपोर्शनल टू आपके मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है कब, जब इस समय यहाँ पे हमारा सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट क्या है, मतलब P2 क्या है आपका, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है बेटा, नॉन वोलेटाइल है। तो आपका ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये सब किया था
ठीक है। तो अब जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। देख सकते हैं आप ये चीज क्लियर है। अब क्या होता है, अगर मैं डेल्टा P1 निकालूं, डेल्टा P1 क्या होता है कि आपका जब प्रेशर कहाँ था, जब आपका प्रेशर प्योर सॉल्वेंट में था, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और यहाँ पे क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, उनका इसमें क्या था, ज्यादा होगा। P1 नॉट क्या होता है, हमेशा आपका ज्यादा होता है P1 से। तो यहाँ पे क्या किया हमने, जब डिफरेंस निकालोगे, अब मैं बात करूँ कि कल तो मैं कल जो क्लास थी मेरी वो 6 बजे थी, ठीक है, और 6 से 7 बजे तक थी। तो जो आप डिफरेंस निकालते हो कैसे निकालते हो, 7 - 6 निकालोगे तो आपको पता चलेगा ना क्लास आपके कितने घंटे की थी। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि पहले मेरा प्रेशर जो था जब वो प्योर सॉल्वेंट था वो आपका 2 atm था, इमेजिन करते हैं, और अगर बाद में जब हम प्रेशर निकाला जब वो P1 निकला तो 1 atm था। तो आप उनके बीच में डिफरेंस कैसे निकालोगे, P1 नॉट माइनस P2 नॉट दैट इज 2 - 1, तो आपको उनके बीच का डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी डेल्टा P1 क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1। अब यहाँ से आप P1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, ये वैल्यू आपने यहाँ पे ये पुट कर दी है। क्लियर। अब आप इसमें से एलसीएम को बाहर कॉमन ले लें P1 नॉट और आपका हो जाएगा 1 - x1। और ध्यान करिए मैं पहले बता चुकी हूँ कि x1 प्लस x2 आपका कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप x1 निकाल सकते हो, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x2, या x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - x1। तो यहाँ पे 1 - x1 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, x2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये चीज आपकी x2 के टर्म्स में आ गई। और x2 ही क्या था, हमारे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था। क्या था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था। तो हमें यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू क्या मिल गया, P1 is equals to x2 P1 naught. In the solution containing several non-volatile solute, the lowering of the vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of different solute equation. This can be written as. अब क्या कह रहा है कि in a solution containing several non-volatile solute, अगर किसी सॉल्यूशन में तरह तरह के आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो द lowering of the vapor pressure depend on the sum of the mole fraction of different solute. तो क्या होगा, तो आपका जो ये होगा डेल्टा P नॉट होगा, डेल्टा x2 होगा, और आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या डिपेंड करेगा, सारे आपके जितने भी सॉल्यूट है उनके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं x2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट। क्लियर है ये चीज, यहाँ से x2 निकाल दिया। और हमारा डेल्टा P1 क्या था, डेल्टा P1 था हमारा P1 नॉट माइनस P1। तो यहाँ पे हमने डेल्टा P1 की वैल्यू रख दी है, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। यहाँ से आपका ये वैल्यू रख दी है। देख सकते हो आप इजीली कि x2 की वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ से हमने डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, और यहाँ पे आपने डेल्टा P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है, दैट इज P1 नॉट माइनस P1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इजीली है, टर्म आपको इजीली पता चल रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या हुआ है इसका। अब हमने क्या कहा है कि जो आपके डिपेंड करता है आपके मोल फ्रैक्शन पे। तो x2 क्या था हमारा, x2 होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज सॉल्यूट का आपका मोल फ्रैक्शन है, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ moles in a solution, that is n1 plus n2. So the expression on the left hand side of the equation as mentioned earlier is called relative lowering of vapor pressure. तो उसी को हम क्या कहते हैं, relative lowering of vapor pressure कहते हैं, and is equal to the mole fraction of the solute. तो अभी जो फॉर्मूला आया था that is आपका delta P1 upon P1 naught is equals to delta P1 naught minus P1 upon P1 नॉट, यही आया था। और ये आपके किसके इक्वल था, x2 के। तो यही वहां बात बोली है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये आपका इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। x2 किसका होता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x2 की वैल्यू n2 अपॉन n1 प्लस n2 रख सकती हूँ। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं x2 की मोल फ्रैक्शन की बात करती हूँ तो मोल्स ऑफ द
सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे H2 क्या है मेरा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इन सॉल्यूशन, दैट इज N1 प्लस N2, और यहाँ पे N1 क्या है मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट और N2 क्या है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये फॉर्मूला पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा, सब कोरिलेटेड है, इसलिए आपको कोई फॉर्मूला को स्किप नहीं करना है, किसी को भूलना नहीं है, सब फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने H2 की जगह क्या रख दिया N2 अपॉन N1 प्लस N2। Here N1 and N2 are the number of moles of the solvent and the solute respectively present in a solution। अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है इसके अंदर, तो आपका जो N2 हो जाएगा वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा N1 से। तो इस केस में हम N2 को क्या मान लेते हैं नेग्लिजिबल मान लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ तो सॉल्यूशन था। अगर सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो पानी N1 ज्यादा है, मतलब हमारा सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इस समय हमने यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया, तो यहाँ हमारा प्लस N2 था, तो नेग्लिजिबल है तो N2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए P1 प्लस P1 नॉट माइनस P1, ये आपका एज यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया है। अब N2 क्या होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, यहाँ पे W2 अपॉन M2 आ जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो W2 अपॉन M2। वही हमारा N1 क्या होता है N1 होता है W1 अपॉन M1, मतलब सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का गिवन वेट और उसका मोलर मास। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, आप क्वेश्चन देखोगे इसके जिस बाद वाला क्वेश्चन है ये इसी तरह से ये आते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन भी कर लेंगे इसको फटाफट से, है ना। चलिए here W1 and W2 are the masses and M1 and M2 are the molar masses of the solvent and the solute respectively. From this equation 2.28, knowing all other quantities, the molar masses of the solute can be calculated. तो इस इक्वेशन से आप मोलर मास निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूट का, या आप वेट निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूट का, और ये मतलब इन तीनों चीज चारों चीजों में से कोई भी तीन चीज आपको दी होगी, एक चीज नहीं दी होगी, वही निकालनी होगी। बहुत सिंपल होता है बेटा, क्वेश्चन एक कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा इसमें ज्यादातर इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट आपका वही बताता है कि न्यूमेरिकल कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझना इसमें बहुत जरूरी है। जो हमारे बच्चे बायोलॉजी के हैं उनको यहाँ बहुत ध्यान रखना है, पढ़ते ही क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, क्या चीज दी हुई है क्या चीज निकालनी है। बहुत आराम से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी, ये वाला बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल आराम से। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, ठीक है। बेंजीन जब प्योर है तो उस समय उसका उस पे आपका वेपर प्रेशर 0.850 बार है। अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतने ग्राम। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये आपका प्योर बेंजीन है, तो क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है जिसका हमें क्या दिया हुआ है वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका P1 नॉट हो गया, P1 नॉट हो गया। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले जब आपका प्योर आपका सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं P1 नॉट बोलते हैं। अब उसके अंदर कोई एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट 0.5 ग्राम है। तो हमें वेट दिया हुआ है किसका सॉल्यूट का, तो W2 दिया हुआ है हमें 0.5 ग्राम। चीजें समझ में आ रही है, समझना अच्छे से। When added to इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन क्या था हमारा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का हमें क्या दे दिया गिवन मास दे दिया, मतलब हमें W1 भी दे दिया है और इसका मोलर मास भी दे दिया है, दैट इज 78 ग्राम मोल इनवर्स। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया है 0.845 बार, मतलब P1 दे दिया है। वेपर प्रेशर आपका जब सॉल्यूशन का होता है तो उसके अंदर सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, तो उस समय वेपर प्रेशर है आपका 0.845। ध्यान करो P1 नॉट जो होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है आपके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। यहाँ देखो 0.850 था सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और यहाँ पे क्या रहा है 0.4845, मतलब आपके 5 का डिफरेंस आ गया है, क्लियर है। तो ये आपका P1 दे
और वो आपका क्या था, P1 नॉट था। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो इसमें हमें क्या पूछा है, M2 पूछा है। क्या पूछा है, सॉल्यूट का मोलर मास पूछा है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, तो प्योर बेंजीन है मतलब हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P1 नॉट हो गया। अब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट इतना है, मतलब एक उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया गया है जिसका वेट इतना है, तो ये क्या दे दिया हमें, W2 दे दिया है। वेट आपका सॉलिड का क्या आएगा, W2 होगा, ठीक है। और आपको क्या दे दिया है, व्हेन एडेड टू इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, जब इसके बेंजीन में ऐड किया है तो बेंजीन का भी वेट दे दिया हमको, दैट इज W1, ठीक है। मोलर मास 78 ग्राम आपको मोलर मास बता दिया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको P1 भी दे दिया है इसके अंदर। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो आपको मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस निकालना है। जस्ट अभी हमने बेटा देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 M2 इंटू W1 अपॉन में। तो यहाँ पे हमें सब चीजें दे रखी है, P1 नॉट दिया था, ये आपका क्या था, P1 नॉट था, क्लियर है। P1 ये आपका जो सॉल्यूशन का पूरा वेपर प्रेशर था, ये आपका P1 दे दिया, P1 नॉट भी है हमारे पास। W2 सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट आपको ये दे रखा था, दैट इज योर W2 था, इसके अंदर हमने सॉल्यूट इतने ग्राम ऐड किया है। M1 आपको M1 का मोलर मास दे दिया है, मतलब किसका, सॉल्वेंट का मोलर मास आपका ये दे रखा है। सॉल्यूट W1 आपको कितना हमने सॉल्वेंट का ग्राम में मास था, ये आपका वेट था, ये आपका ये दे दिया है, W1 दे दिया है। क्या निकालना है, ये निकालना है, कितना सिंपल है, सारी वैल्यू पुट करो, M2 निकालो। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस पूरे इसमें यही तो उलझा देते हैं बच्चों को। अब ये चीज दे दी है, अब बायोलॉजी वाले क्या दे दिया, कौन सा किसमें ऐड कर रहे हैं, क्या मिला दिया, भगवान जाने क्या कर दिया। तो यही बेटा आपको ध्यान देना है, बहुत स्लोली आपको पढ़ना है कि क्या चीज दी हुई है, किसमें क्या मिला रहे हैं, तब सॉल्यूशन का क्या बन रहा है, उसका वेट क्या निकल रहा है। अब मैंने समझाया, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको न्यूमेरिकल आप सॉल्व करना, बस वैल्यू पुट करिए सारी, और W2 यहाँ आपका M2 यहाँ पे इजीली निकल के आ गया 170 ग्राम मोल इनवर्स। बहुत इजी है, चलिए ठीक है, आज वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।